हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो। ठीक है बच्चों। आप थोड़ा बहुत माइक वाइक ऑन नहीं कर सकते क्या? माइक ऑन करके रिप्लाई करो ना थोड़ा बहुत। मैंने माइक ऑन करने के लिए बोला है। अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ। चलो फिर स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें। देखो, हम कल गैमेटोजेनेसिस डिस्कस कर रहे थे ना? ऐसा ही है। तो बताइए जरा, गैमेटोजेनेसिस में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले तो आप स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स बताइए। पार्ट्स, स्पर्म के डिफरेंट कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आपने सुना होगा बच्चों कि पंप का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे एक्रोजोम बोलते हो आप। इसके जस्ट बाद बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इसके ऊपर बेटा क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? राइट। ये हेड वाला पार्ट हो गया। ये नेक वाला पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों? मिडल पीस, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों? टेल, है ना? जब भी आप स्पर्म की बात करते हो बच्चों, तो आपको स्पर्म के टोटल 4 पार्ट्स नजर आते हैं। हेड है, नेक है, मिडल पीस है और टेल है। ऐसा ही होता है ना? हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में आपको क्या क्या नजर आ रहा है बेटा? देखो जरा। ये वाला फर्स्ट पार्ट हमारा एक्रोजोम। सेकंड पार्ट हमारा बेटा न्यूक्लियस। ये दोनों बेटा हेड वाले पार्ट में है ना? जो नेक वाला पार्ट है बच्चों, यहाँ पर सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। यहाँ से आप सबको पता है प्रोटीन अराइज होता है ना? माइक्रोट्यूबुलराइज होता है, जो हमारी टेल को बनाता है। यहाँ पर काफी सारे क्या होते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। और वो किस फॉर्म में होते हैं? हेलिक्सी फॉर्म में होते हैं, है ना? इसको हम लोग निबंध कर्ण बोलते हैं, राइट? तो बच्चों, इस तरीके से हम अपने स्पर्म के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। क्लियर है बात? अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम समझते हैं, गैमेटोजेनेसिस को समझते हैं। कुछ डिफरेंस देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और ooजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। तो जो इधर वाला प्रोसेस है बच्चों, वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। जो इधर वाला है, वो क्या है बच्चों? ooजेनेसिस, ठीक है। तो इधर वाले को बोला बच्चों हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, इधर वाले को बच्चों हमने क्या बोला है? ooजेनेसिस। क्लियर? ठीक है। अब क्या क्या डिफरेंस है देखो जरा। सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखते हैं यहाँ पर,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो नेम होना चाहिए वो सही होना चाहिए ना। इसका नेम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया, जबकि हमें इसे क्या बोलना चाहिए बेटा, स्पर्मेटोगोनियम होना चाहिए, है ना। काफी सारे को बेटा क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। ऐसे बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊगोनियम होना चाहिए, है ना। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, एक सेल, एक सेल टोटल 1 2 3 एंड 4, एक सेल 4 स्पर्म सेल में कन्वर्ट होती है ना। तो पहला डिफरेंस तो यह है कि जब स्पर्म बनते हैं बच्चों, एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं और चारों के चारों क्या होते हैं बच्चों, फंक्शनल होते हैं। यहां पर देखो, अब ये सेल एक है, इस एक सेल से बेटा अगर हम समझे एक ओवम बना है, यहाँ पे मैं इसको रेड, है ना बेटा। इससे बच्चों क्या बना है, एक फंक्शनल ओवम बना है ना। तो बेटा जब एक सेल से 4 बन रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, कहने का मतलब देखो जरा, हम कुछ डिफरेंस काउंट करते हैं। तुम अगर माइक अनम्यूट करके कुछ बोल पाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। डिफरेंस देखते हैं कौन कौन से हमारे बनते हैं यहाँ पर। पहला डिफरेंस हम बोल रहे हैं कि सर ये प्रोसेस लड़कों में होती है और ये प्रोसेस लड़कियों में होती है। स्पर्मेटो मतलब सर स्पर्म, जेनेसिस का मतलब सर फॉर्मेशन। स्पर्म के फॉर्मेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और एग के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, oogenesis। पहला डिफरेंस हो गया। फिर हम कह रहे हैं सर एक सेल से 4 स्पर्म बन रहे हैं, यहाँ पर एक सेल से एक ही एग बन रहा है, ठीक है। अब एक और देखते हैं, देखो जरा, ये प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, स्टार्ट, ये स्टार्ट कब होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये रहा। ये स्टार्ट कब होती है बेटा, प्यूबर्टी में होती है। जब लड़का 10 साल का, 12 साल का, है ना, 13 साल का या 14 साल का बच्चा होगा, लड़का जब होगा, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। अगर बात करें बेटा लड़कियों की बात करें, लड़कियों में प्रोसेस कब स्टार्ट होती है बेटा, देखो जरा, फीटल लाइफ में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पर यही आ गया, ये स्टार्ट हो रही है प्यूबर्टी में, ये स्टार्ट हो रही है फीटल लाइफ में, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो प्रोसेस है बेटा ये कॉन्टिन्यूस है। देखो जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये जो पेन है ये स्पर्म फॉर्मिंग सेल है, ठीक है। मैंने क्लास में किसी बच्चे को पकड़ाई तो उसके हाथ में जाते कन्वर्ट हो गई बेटा, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। उसने फिर अगले बच्चे को पकड़ा दी, फिर किस में कन्वर्ट होगी बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। उसने फिर अगले बच्चे को पकड़ा दी, फिर किस में होगी बेटा, स्पर्मेटिड में। उसके बाद फिर लास्ट में क्या बने बच्चों, स्पर्म। तो आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी कि सबसे पहले स्पर्म फॉर्मिंग सेल कन्वर्ट किस में होती है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, उसके बाद स्पर्मेटिड में, और लास्ट में बेटा स्पर्मेटोजोआ में। क्लियर। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो रहा है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर किस में हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर किस में हो रहा है, स्पर्मेटिड में, और फिर किस में हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ में, है ना। यहाँ पर भी देखो जरा, सबसे पहले ऊगोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्राइमरी oocyte में, फिर किस में हो रहा है, सेकेंडरी oocyte में, फिर किस में हो रहा है बेटा, ओवम में डायरेक्ट। इसका मतलब ओवम का दूसरा नेम क्या हो सकता है बेटा,
इसको हम लोग ऊटिड भी कह सकते हैं, ऊटिड। मतलब इसको फर्दर डिफरेंशिएट होने की नीड नहीं है। देखो, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं, है ना? वो स्पेरिकल है। जबकि जो स्पर्म है हमारे बच्चों, वो इलोंगेटेड है, नैरो से है। अब ये वाली सेल तो बेटा फास्ट मूव कर ही नहीं सकती, तो इसीलिए बेटा इनको अपना साइटोप्लाज्म लूज करना पड़ता है ना? लूज करने के बाद ये ऐसी बनती हैं। तो ये एक अलग से प्रोसेस यहाँ पर होती है जो कि वहां पर नहीं होती, oogenesis में नहीं होती, जिसका नाम क्या है बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस, है ना? इसका नाम बच्चों क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है बेटा? जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे हमने क्या बोला? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, जरा बोलो तो सही। हाँ ठीक है, ओके। वैसे ना देखो जरा, इसमें क्या होना चाहिए, मान लो ये स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है? अगर मैं इसमें क्रोमोसोम चेक करूं बच्चों, तो ये मान लीजिए मेरे पास एक क्रोमोसोम है एक्स, ये मेरे पास है बच्चों वाई, ठीक है? तो मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ, इसको वाई बोल रहा हूँ। जो छोटे वाला है उसको वाई बोल रहा हूँ। अब तुम्हें ना ऐसा समझना पड़ेगा, जैसे मान लो हमारी जो क्लास होती है बच्चों, सुबह तुम्हारी स्कूल में असेंबली भी होती होगी, है ना? पहले नंबर पे जो बच्चा होता है बेटा, उसके पीछे काफी सारे बच्चे खड़े होते हैं, है ना? मान लो दो लाइन है बेटा, दो लाइन। एक 11th क्लास खड़ी है बच्चों, एक 12th क्लास खड़ी है। 11th के पीछे बहुत सारे बच्चे हैं, 12th के पीछे बहुत सारे बच्चे हैं। आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा बच्चों, इस एक्स क्रोमोसोम के पीछे बहुत सारे बच्चे हैं, इस वाई क्रोमोसोम के पीछे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? शायद कुछ बच्चों को ये क्रोमोसोम शब्द भी क्लियर हो या ना हो, मैं एक बार बता देता हूँ, आपको पता होगा, कुछ बच्चों को तो पता होगा। बेटा ये जैसे आपका डीएनए है, ठीक है? अब जो आपका डीएनए होता है बच्चों, उसको पैक करने के लिए हम यूज करते हैं हिस्टोन प्रोटीन, है ना? उसको पैक करने के लिए यूज करते हैं बच्चों हम लोग क्या? हिस्टोन प्रोटीन यूज करते हैं। तो ये आपका डीएनए था, ठीक है? जब उसको इससे साथ पैक किया बच्चों, इसका नाम क्या रखा गया? क्रोमेटिन, ठीक है? अगर इसको थोड़ा सा और पैक कर दे बच्चों, तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्रोमेटिड। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि बेटा आपके डायग्राम में, जरा सोच के देखो, प्राइमरी के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। इसमें कितने बेटा? 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, आपके पास जवाब नहीं होगा शायद, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में और स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम का नंबर सेम है। ऐसे कैसे? अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम है दोनों में, तो इनका नाम अलग अलग क्यों रखा? दोनों का नाम सेम क्यों नहीं रखा? जरा सोचो, दोनों में क्रोमोसोम सेम है, वो चीज हम देखना चाह रहे हैं अब। देखो, ये आपका डीएनए है। जब आपका डीएनए पैक होता है तो क्रोमेटिन बनता है, फिर उसके बाद पैक होने के बाद क्या होता है? क्रोमेटिड। अब तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा बच्चों, रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो बच्चों? रेप्लिकेशन बोलते हो, है ना? ये क्या होती है बच्चों? रेप्लिकेशन होती है।
ठीक है। सेम इसको भी पैक करना पड़ेगा बच्चों, हिस्टोन के साथ पैक करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, क्लियर है बात, इसे पैक करना पड़ेगा। अब अगर हम इन दोनों को फिर बाद में मिला दें बच्चों, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, ये क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम। तो जरा समझना ध्यान से, ये भी क्रोमोसोम है बच्चों, और ये भी क्रोमोसोम है, यानी मैं क्रोमेटिड को भी क्रोमोसोम कह सकता हूं, ये भी क्रोमोसोम है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी क्रोमोसोम एक ही है, ये भी एक ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको बोलते हैं बेटा एस एस सी, सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं बच्चों डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, डीएससी। तो ध्यान रखना बच्चों, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ना, नंबर, नंबर किससे डिसाइड होता है बेटा, नंबर डिसाइड होता है सेंट्रोमियर से। यहाँ पे सेंट्रोमियर 1 तो क्रोमोसोम 1, यहाँ पे सेंट्रोमियर 1 तो क्रोमोसोम 1, इसको बोला बच्चों हमने सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। ये है हमारे पास क्या, डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। क्या बात क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये बच्चों आपका डीएनए है, ये उसका रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए को आपको पैक करना ही पड़ता है, आपको पता होगा, आपने पैकेजिंग में पढ़ा होगा। तो ये क्रोमोसोम आपका फॉर्म होता है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। आओ देखते हैं, ये हमारे पास वो सेल है बच्चों जो स्पर्म बनाना चाहती है, ठीक है, इसका नाम स्पर्मेटोगोनियम है। जो चीज हम स्किप कर देते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूं। हम क्या स्किप कर देते हैं इसके अंदर, देखो जरा, इससे दो सेल फॉर्म हुई बेटा, देखो जरा। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले क्या करती है बच्चों, माइटोसिस, है ना। सबसे पहले क्या करेगी बेटा, माइटोसिस, जिससे क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा, राइट। ये नंबर इंक्रीज हो गया। अब मैं इसमें क्रोमोसोम चेक करूं, सेम, अगर ये माइटोसिस है तो क्रोमोसोम का नंबर तो इक्वल रहेगा, और जो इनके साथ हो रहा है वही बाकी के क्रोमोसोम के साथ हो रहा है। मैं इसको बोल रहा हूँ बच्चों, आगे वाले को एक्स, इसको वाई, ये एक्स, ये वाई, इसके पीछे भी क्रोमोसोम है, इसके पीछे भी क्रोमोसोम है, इसके पीछे 22 है, इसके पीछे भी 22 है ना। इसको मान लो मैंने बच्चों क्या बोल दिया, टाइप ए, इसको बोल दिया टाइप बी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, माइटोसिस प्लस, आपको बोलना है सर, जब भी लड़का स्पर्म बनाता है तो माइटोसिस होता है, उसके साथ साथ ना डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है। यानी सेल डिवाइड कर रही है, उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, एक तो बन रही है टाइप ए, एक बन रही है टाइप बी। ये डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, देखो, इन दोनों सेल्स को स्पर्म बनाने की परमिशन नहीं है, इनमें से किसी एक सेल को स्पर्म बनाने की परमिशन है। मान लो टाइप बी को है, जिसको परमिशन है वो फर्दर अपनी प्रोसेस कंटिन्यू रखेगी, ध्यान रखना, ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये क्या करेगी, ये टेस्टिस में ही रहेगी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए, ठीक है, रिपीट करने के लिए। क्या बात क्लियर है। तो जब भी बेटा स्पर्म बनते हैं लड़कों के टेस्टिस में, जो सेल स्पर्म बनाती है उसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। वो सबसे पहले बेटा क्या करती है, माइटोसिस, और साथ साथ क्या करती है, डिफरेंशिएशन। माइटोसिस करने से नंबर बढ़ता है, क्योंकि ना हमें स्पर्म का नंबर भी तो मेंटेन रखना है। आपको पता होगा बेटा, एक लड़का जब स्पर्म बनाता है तो लगभग 200 to 300 मिलियन बनाता है, 20 से 30 करोड़ बनाता है। तो 20 से 30 करोड़ बनाने के लिए बच्चों
20 से 30 करोड़ बनाने के लिए माइटोसिस तो करना पड़ेगा ना, है ना, माइटोसिस तो करना पड़ेगा। तो बेटा इसलिए माइटोसिस किया जाता है, राइट। माइटोसिस से नंबर इंक्रीज होता है, ध्यान रखना। और डिफरेंशिएशन से ये डिसाइड होता है कि कौन सी सेल स्पर्म में कन्वर्ट होगी, क्योंकि स्पर्म में जो सेल कन्वर्ट होगी, जरा दिमाग लगाओ, अगर ये दोनों सेल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाए, स्पर्म तो बन के बाहर निकल जाएंगे, और वो लड़का तो दोबारा कभी स्पर्म बना ही नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि लड़का जिंदगी भर स्पर्म बनाए, मरते दम तक स्पर्म बनाए, तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी जब एक से दो सेल बनेगी तो दोनों को परमिशन नहीं देनी स्पर्म में कन्वर्ट होने की, किसी एक को देनी है परमिशन, ठीक है ना, किसी एक को आप परमिशन दोगे, ठीक है। तो आपने टाइप बी को परमिशन दी, तो इसने स्टार्ट कर दिया अपना डिवीजन, और इसने क्या किया देखो, ध्यान से नोटिस करना आप क्या हुआ देखो। क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहा, जी हाँ, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहा, उसका स्ट्रक्चर बदल गया। मैंने आपको बताया था, ये भी क्रोमोसोम होता है, ये भी क्रोमोसोम होता है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। ये सिंगल स्ट्रक्चर्ड है, डबल स्ट्रक्चर्ड है। कहने का मतलब अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, सेम है। इसका नाम क्या था, स्पर्मेटोगोनियम। इसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि यार स्पर्मेटोगोनियम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सॉरी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्पर्मेटोगोनियम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होते हैं, 46 होते हैं। या फिर इनका नाम अलग क्यों रखा गया, अरे भाई स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर तो देख ले, ये कैसे हैं, सिंगल स्ट्रक्चर्ड, ये कैसे हैं, डबल स्ट्रक्चर्ड, ये कैसे हैं, सिंगल स्ट्रक्चर्ड, ये कैसे हैं, डबल स्ट्रक्चर्ड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात करते हैं बेटा, यहाँ पर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, नंबर में डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो जरा, सबसे पहला पहला डिवीजन होगा मियोसिस वन, है ना। मियोसिस वन, ठीक है। ये मियोसिस वन हो गया बेटा। इसमें क्रोमोसोम हाफ हो गए, देखो जरा कितने हो गए इसके अंदर, अब 23। इसमें कितने हो गए, 23, है ना। तो सबसे पहले क्या था बेटा, स्पर्मेटोगोनियम था हमारे पास, फिर टाइप ए और टाइप बी बना। ऐसा क्यों किया गया, कॉन्टिन्यूटी के लिए। एक को स्पर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक को टेस्टिस में रखेंगे, ताकि प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया जा सके। जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम है वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर वो होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मियोसिस वन नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस वन। और मियोसिस वन को तुम क्या बोलते हो, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहीं पे क्रोमोसोम हाफ होते हैं। ध्यान से नोटिस करो, ये क्रोमोसोम यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, है ना। यानी 23 क्रोमोसोम यहाँ चले गए, 23 यहाँ चले गए, ये हाफ हो गया। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये वाला क्रोमोसोम जो होता है, ये वाला क्रोमोसोम कैसा होता है बेटा, नॉन फंक्शनल। ये फंक्शनल नहीं होता। फंक्शनल कब होगा, जब ये बीच में से स्प्लिट हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये फंक्शनल क्रोमोसोम है, ये फंक्शनल नहीं है। इसीलिए हमें बेटा इसकी मियोसिस टू करवानी पड़ती है। आगे फिर क्या होगी बेटा इसकी, फर्दर मियोसिस टू। अब क्या हुआ देखो जरा, ये क्रोमोसोम बीच में से क्या हो गया बेटा, स्प्लिट हो गया। समझे बात को, ठीक है ना बात। ये क्या है बच्चों, एक्स, एक्स, वाई, वाई,
इसमें क्रोमोसोम कितने हैं बेटा? 23। इसमें कितने हैं? 23। इसमें कितने हैं? 23। इसमें कितने हैं? 23। सर आप कैसे बोल सकते हो? बेटा एक बात बताओ जरा, जब क्रोमोसोम सेम है, आपने इसका नाम चेंज क्यों नहीं किया? इसका नाम पता है आपको क्या होता है? इसका नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसका नाम क्या होता है? स्पर्मेटिड। अब देखो जरा, इसमें क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर्ड है, इसमें सिंगल स्ट्रक्चर्ड है, तो नाम तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो बेटा जब भी स्पर्म बनते हैं, सबसे पहले क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोगोनियम। दो तरह के स्पर्मेटोगोनियम बनाता है, टाइप ए और टाइप बी। इसमें से एक टाइप हमेशा टेस्टिस में रहेगी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए, और एक ही सेल बेटा स्पर्म में कन्वर्ट होने वाली है। जो कन्वर्ट होने वाली वो सबसे पहले कन्वर्ट होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर होगी वो सेकेंडरी में, फिर होगी स्पर्मेटिड में, फिर होगी वो स्पर्मेटोजोआ में। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? देखो मैंने तुम्हें आज यहाँ पर क्या चीज बताई है, देखो जरा, मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया। आई थिंक तुम शायद पता नहीं जानते थे नहीं जानते थे। क्रोमोसोम का नंबर सब जानते हैं। सेकेंडरी के बाद जितनी भी सेल्स आती हैं, सेकेंडरी के बाद जितनी भी सेल्स आती है, सब में 23 क्रोमोसोम है। उससे ऊपर जितनी भी सेल है सब में 46 क्रोमोसोम है। यानी स्पर्मेटोगोनियम में कितने हैं? 46। टाइप ए में कितने हैं? 46। टाइप बी में कितने हैं? 46। प्राइमरी में कितने हैं? 46। इसके बाद जितनी भी सेल्स आएंगी, चाहे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो, चाहे वो स्पर्मेटिड हो, चाहे वो स्पर्म हो, सब में कितने हैं बेटा? 23 क्रोमोसोम। क्या बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अब हम जरा देखते हैं oogenesis को, देखते हैं oogenesis को थोड़ा सा, फिर रिलेट करेंगे बाद में, डिफरेंस देखते हैं सारे के सारे। oogenesis, ये मान लीजिए बच्चों, ये एक ओवरी है, ठीक है। ठीक है, एक ओवरी है, मैंने इसको एक जगह से रप्चर कर रखा है, और रप्चर होती भी है ओवरी हर बार, ऐसी बात नहीं है। देखो यहां पर मान लो मैंने सेल बनाई है, ठीक है। इनका नाम मैं क्या रख रहा हूं बेटा? ऊगोनिया रख रहा हूं, ऊगोनिया, ठीक है। ऊगोनिया, यानी ये सेल एग बनाना चाहती है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी होगी बच्चों, oogenesis की प्रोसेस ओवरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होती है, ठीक है। मेडला वाले पार्ट में नहीं होती। इस वाले पार्ट में बेटा ब्लड की सप्लाई होती है। तो ऊगोनिया की हम बात कर रहे हैं, अभी एग बनाना चाहती है। सबसे पहली बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी बच्चों, जब एक लड़की बेटा अपनी मम्मा के यूट्रस में होती है, ये प्रोसेस तभी से स्टार्ट हो जाती है। जो वो यूट्रस में थी, उसका बर्थ भी नहीं हुआ, तभी से स्टार्ट हो गई। अब हुआ क्या बेटा, इसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो भगवान को लगा ये लड़की बड़ी जल्दबाजी कर रही है, बहुत जल्दबाजी कर रही है, फटाफट से एग बनाना चाहती है। मतलब एक लड़की को, ऐसा मान के चलो, एक लड़की को बड़ी जल्दबाजी है, लड़की बहुत जल्दी एग बनाना चाहती है। भगवान ऊपर से देख रहे हैं, यार अभी तो लड़की यूट्रस में, ये इतनी जल्दबाजी कर क्यों रही है, और इसको थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर ये अभी एग बना देगी, ऐसा तो है नहीं बेटा लड़की का बर्थ होते ही उसकी शादी हो जाती है। शादी होने में लगभग 20-25 साल लग जाते हैं। अब अगर उसने एग बना दिए तो 20-25 साल तक तो सारे के सारे एग एक्सपायर हो जाएंगे, और जब सारे एग एक्सपायर हो जाएंगे, वो लड़की फिर मदर कैसे बन पाएगी? तो भगवान को डर हुआ, ये लड़की जल्दबाजी कर रही है बहुत ज्यादा। तो होता क्या बेटा, लड़की के पास इनिशियली तो एक ही सेल होती है, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, एग फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उगोनिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं। भगवान को डर हुआ कि यार ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रही है, और इसको इस बात का भी डर नहीं है कि अगर इसकी एग वाली सेल ब्लड के कांटेक्ट में आ गई तो डब्ल्यूबीसी सारे के सारे एग को खा जाएंगी। तो भगवान ने दो काम करेंगे, देखो,
नेचर यहाँ पे दो काम करता है। क्या? सबसे पहला काम देखो जरा, एक तो इसको रोकना है हमें और बचाना है। दो काम करने हैं बेटा दो काम करने हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। एक तो जो ये एग बनाने वाली सेल है, इनको ऊजेनेसिस करने से रोकना है। एक तो रोकना है, एक बचाना है ब्लड से। दो काम यहां पर किए जाएंगे। जब लड़की अपनी मम्मा के यूट्रस में होती है तो जल्दबाजी कर देती है, एग फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, भगवान को डर लगता है। तो भगवान दो काम करना चाहते हैं। पहला काम, भगवान चाहते हैं कि इस प्रोसेस को भी रोका जाए। अब इसको पूरा ना, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गई कोई बात नहीं, पूरा नहीं होने देंगे भगवान, इसको रोक देंगे। ठीक है, एक तो इसको रोकेंगे, दूसरा इन सेल्स को प्रोटेक्ट करेंगे बेटा। तो प्रिवेंशन करना है, प्रोटेक्शन करना है, पी स्क्वेयर करना है बेटा, याद रखो। प्रिवेंट करना है, oogenesis कंप्लीट होने से बचाना है, और प्रोटेक्ट करना है। आओ देखते हैं तो होता क्या है बच्चों। इन सभी सेल को ना प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये लो, ये एग बनाने वाली सेल है बेटा, ये इसका प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, ये प्रोटेक्शन हो गया बेटा। जैसे ही बेटा एग बनाने वाले सेल का प्रोटेक्शन होता है बेटा, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम हम क्या रख देते हैं? फॉलिकल। ठीक है, इसे फॉलिकल बोल देते हैं हम। तो फॉलिकल क्या है बेटा? फॉलिकल के अंदर क्या है बच्चों? एक तो है बच्चों एग मदर सेल, एग बनाने वाली सेल है ना। और क्या है बच्चों? स्ट्रोमल सेल्स, या हम इसको नाम देते हैं ग्रेन्युलोसा। ठीक है, ये सेल्स है बच्चों, है ना। एक तो क्या है बच्चों? एग फॉर्मिंग सेल्स है, और क्या है बच्चों? ग्रेनुलोसा सेल्स। क्लियर? ये चीज है। समझ आ रही है बात यहां तक? ठीक है, अब देखो जरा, होता क्या है बच्चों, नेचर ना इनको, तो आप ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो बच्चों, इनका नंबर था 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सेल थी बेटा, 10 लाख। तो फॉलिकल भी कितने बने होंगे बेटा? 10 लाख बने होंगे, है ना। तो ये बात हम कर रहे हैं एक लड़की की, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर थी। ये 10 लाख है बेटा। तो हुआ क्या होगा जरा सोचो ध्यान से। अब लड़का भी स्पर्म अगर बहुत सारे बनाएगा और लड़की भी एग बहुत सारे बनाएगी, तो बेटा पॉपुलेशन तो अनकंट्रोल हो जाएगी। नेचर इन फॉलिकल को, जी हाँ, मारना भी शुरू कर देता है। फॉलिकल डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। और जब लड़कियों में सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम आता है, तब तक उनके पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 से लेकर 80,000 तक फॉलिकल बचते हैं। बाकी सारे फॉलिकल कहाँ गए बेटा? डीजनरेट हो गए। ठीक है, तो ये तो क्या है बेटा? एग मदर सेल है। इसको ये सराउंड किया किसने किया बेटा? ग्रेनुलोसा सेल ने किया। ठीक है, ओके, इसने सराउंड किया। ये फॉलिकल था हमारा। सिर्फ 60 to 80,000 बचते हैं बेटा। तो जब एक अगर बात करें, ये जो प्रोसेस है ना बेटा, यहां तक, ये सारा का सारा काम कहां पर हो रहा है बेटा? यहां तक का सारा काम कहां पर हो रहा है? फीटल लाइफ में। तो हमने जो बेटा oogenesis देखी है ना बेटा, यहाँ पे लिखा ना फीटल लाइफ। हम फीटल लाइफ में बेटा सिर्फ
एग सेल पे फोकस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है नेचर एग बनाने वाली सेल को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, और जब नेचर एग बनाने वाली सेल को प्रोटेक्ट कर देता है तो उसको सिर्फ एग सेल नहीं बोलते, उसको फॉलिकल बोलते हैं। यानी जो प्रोसेस हमें यहाँ पे दिख रही है बेटा, ऐसा लगा लो ये प्रोसेस अनकवर्ड है, अनकवर्ड। एक्चुअल में प्रोसेस कैसी होती है बेटा, कवर्ड होती है। यानी ये जो सेल है बेटा जो वहां पे दिख रही थी, ये कवर्ड स्ट्रक्चर में अपनी प्रोसेस कंप्लीट करती है। कभी भी एग बनाने वाली सेल अनकवर्ड फॉर्म में ये काम कंप्लीट नहीं करती, कवर्ड फॉर्म में करती है, क्योंकि इसको पता है अगर ये अनकवर्ड फॉर्म में काम करेगी तो इसे कांटेक्ट में ब्लड आएगा, ब्लड में डब्ल्यूबीसी आएंगी, और डब्ल्यूबीसी इसको क्या कर देंगे बेटा, डीजनरेट कर देंगी। ठीक है, तो बेटा 60 to 80,000 फॉलिकल बचते हैं बस, है ना। ओके, उसके बाद हम लोग पता क्या सीखते हैं, जो कि थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम सीखते हैं कि हर महीने कोई भी एक फॉलिकल डेवलप होता है ना, हम यही तो सीखते हैं कि हर महीने कोई भी एक फॉलिकल क्या होता है, डेवलप होता है, ऐसा सीखते हैं हम, है ना। बट ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है, हर महीने फॉलिकल तो एक्टिवेट होंगे बेटा 10 to 15। ये बात ध्यान रखनी है आपको, हर महीने 60 to 80,000 में से बेटा जो फॉलिकल एक्टिवेट होंगे वो कितने होंगे, 10 to 15 फॉलिकल एक्टिवेट होंगे। समझे बात को, हर महीने, है ना, हर महीने बेटा इस 60 to 80 जो है ना ओवरी के अंदर, उनमें से 10 to 15 एक्टिवेट होंगे। हाँ, ओवम में कन्वर्ट कोई एक फॉलिकल हो पाएगा। दोबारा सुनो ध्यान से, हर महीने एक्टिवेट तो 10 से 15 होते हैं, पर ओवम में कन्वर्ट कोई एक हो पाता है। कई बार ओवम में कन्वर्ट दो भी हो जाते हैं, इससे ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। दोनों डिफरेंट होंगे वो, क्योंकि दो अलग एग से बने हैं। कई बार 3 फॉलिकल भी एग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 3 बच्चे पैदा होते हैं। तीनों अलग होंगे वो, क्योंकि वो 3 एग से बने हैं। समझे बात को, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, है ना। वो ये ध्यान रखना है क्या, देखो यहाँ पर अब जो फॉलिकल एक्टिवेट होंगे उनके साथ क्या होने वाला है, देखो। फॉलिकल आपको पता है बेटा, ये सबसे पहला फॉलिकल मान लो कौन सा है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट किस में होगा बच्चों, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद किस में होगा बच्चों, ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद किस में होगा बेटो, बोलो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर क्या होगा बेटा, बोलो, कोई बच्चा बोल तो दिया करो, ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ये बातें आपको पता है सबको। फिर फॉलिकल में लेयर्स बनती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा फॉलिकल जो होगा ना वो क्या हो जाएगा बच्चों, को रप्चर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉलिकल क्या हो जाएगा बेटा, रप्चर। इस फॉलिकल से जो बाहर आएगा ना बच्चों, इस फॉलिकल से जो बाहर आएगा बच्चों, वो कौन बाहर आएगा, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे था प्राइमरी oocyte, यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte ओवम तो है, बट ये नॉन फंक्शनल है बच्चों। इसका मतलब बच्चों, लड़कियां अपनी लाइफ में जब भी ओवम बनाती हैं, शादी से पहले की बात कर रहा हूं, शादी से पहले जितने भी ओवम बनते हैं बच्चों, वो हम कैसे बनते हैं बेटा,
नॉन फंक्शनल, ठीक है ना। कैसे बनते हैं बच्चों, बोलो। शादी से पहले जितने भी ओवम बनते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल। असली जो फंक्शनल एग है बेटा, वो आफ्टर मैरिज बनता है। तो ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर, ये डिफरेंस है बेटा। तो जो यहाँ पर बना है हमारे यहाँ पर, वो क्या बना है बच्चों, सेकेंडरी oocyte। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे क्या बना बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेम ऐसे यहाँ पर होगा ना। मान लो मैं ऐसा मान के चलूं, मैं इसका नाम रख दूं बेटा, प्राइमरी oocyte रख दूं, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte है, इससे क्या बनने की उम्मीद है, जैसे यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है ना। यहाँ पर क्या बनने की उम्मीद है बेटा, देखो यहाँ पर सब कुछ सही हुआ, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या हो गया, डिवीजन अनइक्वल हो गया। ये डिफरेंस आता है लड़कों में। जब भी उनका बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सब कुछ बराबर डिवाइड होता है, सब कुछ। लड़कियों में ऐसा नहीं होता। लड़कियों में जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है बेटा, तो बराबर डिवाइड नहीं होता। फिर बराबर क्या डिवाइड होता है, देखो इसमें क्रोमोसोम थे 46। मान लो क्रोमोसोम इसके अंदर क्या होने चाहिए बेटा, खुद बताओ आप, एक्स और एक्स होने चाहिए ना, एक्स ये होने चाहिए। क्रोमोसोम तो बराबर डिवाइड हुए, बराबर बराबर। यानी यहां पर अगर 46 क्रोमोसोम थे बेटा, 46 क्रोमोसोम थे, इसके पास भी 46 है, इसके पास भी 46 है। फिर साइज का डिफरेंस कैसे आ गया बेटा, साइज का डिफरेंस आ गया बेटा साइटोप्लाज्म से। यानी लड़कियों में जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, लड़कियों में जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, याद रखना बेटा, वहां पर क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। लड़कों में क्या होता है बच्चों, इक्वल डिवीजन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अनइक्वल डिवीजन। अब अनइक्वल डिवीजन हुआ, एक सेल तो बन गई प्रॉपर, इस सेल के हिस्से में, सॉरी गलत हो गया बेटा, देखो जरा यहाँ पर 46 नहीं आएगा, 23 आएगा ना। बताते भी नहीं हो तुम, 23 एंड 23, है ना। क्रोमोसोम तो बराबर डिवाइड हुआ ना बेटा। इसके हिस्से में साइटोप्लाज्म कम आ गया, इसलिए इसको बोला बेटा हमने पोलर बॉडी, ठीक है। ये पोलर बॉडी बोला इसको। तो पोलर बॉडी क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसके हिस्से में ना साइटोप्लाज्म कम आया है ना। इसके हिस्से में साइटोप्लाज्म ज्यादा आया। इसको तो सेल बोलने का राइट है, अधिकार है, इसको सेल बोलने का अधिकार नहीं है, तो सेल ना बोलकर इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोलर बॉडी। क्या ये बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक। हम कुछ डिफरेंस देखना चाह रहे हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ओरोजेनेसिस में। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या। एक आधा बच्चा माइक तो ऑन कर लिया करो यार, तभी तो चीजें थोड़ा सा और अच्छे से होगी, इंटरेक्ट होगा, हैं। एक दो मिनट का ब्रेक ले ले क्या, पानी, मेरे को पानी पीना, थोड़ा सा पानी लेके आ रहा हूँ मैं। करते हैं स्टार्ट इसको आगे। और कॉन्टिन्यूस क्लासेस चल रही है सारी।
देखो यार, हम डिफरेंस देख रहे हैं बच्चों, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में। हमने सबसे पहले देखो सोचा कि सर ये प्रोसेस लड़कों में होती है और ये प्रोसेस सर लड़कियों में होती है, ठीक है। सर इस प्रोसेस में एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, इस प्रोसेस में एक सेल से एक ही ओवम बनता है, फंक्शनल, ठीक है। सर ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस तो सर प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, पर ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट नहीं होती, ये बेटा स्टार्ट फीटल लाइफ से हो जाती है। एक होता है बेटा प्रोसेस का स्टार्ट होना, और एक होता है बच्चा प्रोसेस का कंप्लीट होना। दोनों बातों में डिफरेंस है ना। एक होता है बेटा मान लो आपकी क्लास स्टार्ट हो गई और क्या पता कंप्लीट ना हो, है ना। एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है कंप्लीशन, दोनों बातों में डिफरेंस है। यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कंप्लीट जरूर होगी, यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होगी तो पक्का रुकेगी, रुकेगी जरूर, है ना। तो फीटल लाइफ में क्या होता है बेटा, काफी सारे उगोनिया बन जाते हैं, और नेचर को डर होता है कि अगर ये एकदम से एग में कन्वर्ट हो गए तो बेटा मैरिज के टाइम, शादी के बाद एक भी एग नहीं बचेगा, तो वो लेडी मदर कैसे बन पाएगी। नेचर इस प्रोसेस को रोक देते हैं। रोकने के साथ साथ नेचर इसको प्रोटेक्ट भी करता है फोलिकल के अंदर, है ना। तो जो प्राइमरी oocyte है बेटा वो फोलिकल में पैक होता है, और अब सारा का सारा काम बेटा प्रोटेक्टेड वे में चलेगा, है ना। फिर में देखा, देखो जरा यहाँ पर एक बार ध्यान से नोटिस करो। बर्थ हो गया, बर्थ, फिर आता है बेटा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में कुछ भी नहीं होता, मतलब देखो, मान लो कोई भी एक लड़की है बेटा, उसका मान लो 2025 में बर्थ हुआ, ठीक है, और 2035 में उसके पहली बार पीरियड्स आए, प्रोसेस स्टार्ट हुई। इसका मतलब 35 से लेकर 25 के जो बीच का गैप है ना बेटा, वो सारा चाइल्डहुड है। उस टाइम क्या हो रहा था, ओवरी में कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ तो हो रहा होगा, हाँ सर कुछ तो हो रहा था। जो लाखों में फॉलिकल थे बेटा वो मर रहे थे, ये हो रहा था बस। प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रही थी, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही थी। जो इतने ज्यादा नंबर में फॉलिकल बन गए थे उनको डिजेनरेट किया जा रहा था, ताकि कम से कम फॉलिकल ओवरी में रहे। तो चाइल्डहुड में यही काम होता है बेटा। चाइल्डहुड के अंदर फॉलिकल जो होते हैं बेटा, फॉलिकल, इनको मारा जाता है, लाखों को हजारों में कन्वर्ट किया जाता है। 10 लाख थे, 60,000 से 80,000 बचेंगे। तो प्यूबर्टी में आकर बेटा प्रोसेस दोबारा से रीस्टार्ट होती है, स्टार्ट नहीं रीस्टार्ट। स्टार्ट तो हो चुकी थी, अब तो रीस्टार्ट होगी, जहां पर रुकी थी उसके बाद स्टार्ट होगी, और पहला डिवीजन होगा, है ना। इसका मतलब लड़कियों में शादी से पहले oogenesis के मामले में सिर्फ मियोसिस 1 होती है, लड़कों में ऐसा नहीं होता। हम्म लड़कों में शादी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मियोसिस 1 भी होगा, मियोसिस 2 भी होगा। लड़कियों में फर्क पड़ता है, शादी से पहले सिर्फ मियोसिस 1 होगा, शादी के बाद अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, शादी के बाद क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 होगा, समझे। तो लड़कियों का ना मियोसिस करने का स्टाइल भी अलग है। लड़कियां बोलते हैं शादी से पहले हम मियोसिस 2 करती ही नहीं है, हम तो शादी के बाद मियोसिस 2 करती हैं। शादी से पहले हम कभी भी फंक्शनल एग बनाते ही नहीं है, शादी के बाद ही हम क्या बनाती है, फंक्शनल एग बनाती है। तो हर एक लड़की, दुनिया की कोई भी लड़की हो, इस बात में कोई एक्सेप्शन नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी लड़की हो बेटा, वो शादी के बाद ही, जब उसके कांटेक्ट में स्पर्म आता है ना, उनके एग के कांटेक्ट, तभी उसका बेटा डिवीजन कंप्लीट होता है और वो क्या बन पाता है, फंक्शनल एग बन पाता है ना। और फिर दोबारा से क्या बनती है बेटा, पोलर बॉडी बनती है। तो टोटल पोलर बॉडी कितनी बन गई, 2 पोलर बॉडी बन गई, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। शादी के बाद क्या हुआ, जब उसके हस्बैंड का स्पर्म उसके सेकेंडरी oocyte के पास आया, उसने उसका मियोसिस 2 कंप्लीट कराया, और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, और क्या बन गया बेटा, ओवम बन गया। तो बेटा आपको बोलना है कि सर 2 पोलर बॉडी बनती हैं, एक बनती है शादी से पहले, एक बनती है शादी के बाद, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और उसी के बाद क्या बनता है बेटा, फंक्शनल ओवम बनता है। और आप नोटिस करो सर, पोलर बॉडी की खास बात क्या है, पोलर बॉडी इनके सिमिलर है, यस,
क्रोमोसोम के मामले में क्रोमोसोम आपको बराबर मिलेंगे। जितने क्रोमोसोम फर्स्ट पोलर बॉडी में उतने ही क्रोमोसोम सेकेंडरी साइट में है। जितने क्रोमोसोम सेकेंड पोलर बॉडी में उतने ही क्रोमोसोम ओवम में है। फिर फर्क किसका है? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल होता है। क्यों सर? न्यूक्लियस का क्यों नहीं करा? अगर न्यूक्लियस का डिवीजन अनइक्वल कर देते हम, सोचो, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन अनइक्वल कर देते हम, तो जो एग बनता उसमें या तो क्रोमोसोम घट जाते या बढ़ जाते। तो सर क्या हो जाता फिर? जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाती। कौन से वाली? क्या पता डाउन सिंड्रोम हो जाती, क्या पता क्लाइनफेल्टर हो जाती, क्या पता टर्नर हो जाती। तो सर हमें क्रोमोसोम का तो बड़ा ध्यान रखना है। क्रोमोसोम को बराबर डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म को बराबर डिवाइड नहीं करना। ये भी ध्यान रखना है। कोई बच्चा बताए यहां पे ऐसा क्यों किया गया, यहां पर अनइक्वल डिवीजन क्यों किया गया? कोई बच्चा बताए, बोलिए जरा, बोलो। यहां पर अनइक्वल डिवीजन क्यों किया गया? बोलो बेटा। कोई तो बोल लो बेटा। हाँ, यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन क्यों किया गया? क्योंकि बेटा जब एग के साथ स्पर्म फ्यूज होगा, है ना, जब एग के साथ स्पर्म फ्यूज होगा, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद इनिशियल 6 डेज आप अपनी मम्मा से कुछ भी नहीं मांगते। प्लेसेंटा तो बनता नहीं है, वो तो 7th डे पे थोड़ा बहुत बनना स्टार्ट, यानी कनेक्शन जो तुम्हारा बनना स्टार्ट होता है मम्मा से, है ना। एक सेकेंड। होल्ड सा हो गया बेटा थोड़ा सा ना। तो बच्चों जो कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है वो ना 7th डे पे बनना स्टार्ट होता है। अब उससे पहले न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा बच्चे को? उससे पहले न्यूट्रिशन बच्चे को उस साइटोप्लाज्म से तो मिलेगा, जो कहाँ से आया बेटा? अनइक्वल डिवीजन की वजह से आया, है ना। अनइक्वल डिवीजन होने से आया, तो वहीं से तो मिलेगा ना बेटा। तो जरा सोचने की कोशिश करो। हाँ, क्या बात को समझ पा रहे बेटा? तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सर ये अनइक्वल डिवीजन भी बहुत जरूरी है, और ये भी डिफरेंस है सर। यहाँ पर सेल्स हमेशा इक्वली डिवाइड करती है, वहां पे अनइक्वली डिवाइड कर रही है ना। मेल में पोलर बॉडी नहीं बनती, वहां पोलर बॉडी बनती है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। कितने सारे डिफरेंस निकाल लो तुम। पहले तो ये बताओ जरा, ये टॉपिक तुमने पहले भी पढ़ रखा है, क्या 2 3 4 बातें तुमने कुछ नई सीखी इसके अंदर अभी? ठीक सीखी है? माइक से बोला करो ना थोड़ा सा। ये ठीक है, अच्छा है। बल्कि इससे पहले वाली जो क्लास है 11th वाले, तो माइक से तो बोलते हैं वो कम से कम। हाँ, आप माइक अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? हाँ, चलो देखो कोई नहीं। तो बेटा देखो जरा, ये फॉलिकल के बारे में आपको पता लगा? ठीक है, फॉलिकल के बारे में आपको पता लगा। देखो जरा, फॉलिकल काफी सारे होते हैं, फिर बहुत कम बचते हैं, फिर फॉलिकल ग्रो करते हैं, है ना। फिर लास्ट में फॉलिकल रप्चर हो जाता है। आपको ये बात भी सीखनी होगी बेटा, इस फॉलिकल को रप्चर कौन करता है? एक हार्मोन जिसका नाम है LH। LH हार्मोन इसको रप्चर करता है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब सुनना, जब फॉलिकल रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद उसका नाम क्या होता है बताओ? रप्चर होने के बाद उसका नाम क्या होता है? रप्चर होने के बाद, देखो जब तक फॉलिकल ऐसा था, यानी पैक था, फॉलिकल बंद था, फटने के बाद वो डेड हो जाता है, और डेड चीज को बोलते हैं बेटा कोरपस। कोरपस, ठीक है, कोरपस बोलते हैं, कोरपस। ओके। अब होता क्या है
बॉडी से ना कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव सब्सटेंस को, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव सब्सटेंस को इसमें भरा जाता है, जिसकी वजह से ये पीला दिखने लगता है, पीला। इसका फिर पूरा नाम रखते हैं बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये काम किसने किया बेटा, ये काम किया बेटा एलएच हार्मोन ने, ठीक है। तो एलएच हार्मोन फॉलिकल को रप्चर कराता है, एलएच हार्मोन ही इसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कराता है, ध्यान रखना, सुन रहे हो ध्यान से। जो बेटा फॉलिकल फट जाता है जिसमें से ओवम बाहर आ जाता है, फिर जब वो इसमें कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटिनाइजेशन। इसीलिए व्हाट इज ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटिनाइजेशन का मीनिंग होता है बेटा डेड फॉलिकल के अंदर यस कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव सब्सटेंस को ऐड करो ताकि इससे कुछ हार्मोन प्रोड्यूस किए जा सके, है ना। इस प्रोसेस का नाम ल्यूटिनाइजेशन होता है, जो ये काम कराता है उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एलएच के दो फंक्शन है, फॉलिकल को फाड़ना, फॉलिकल को कन्वर्ट करना। और कॉर्पस ल्यूटियम बेटा फिर कौन कौन से हार्मोन बनाता है आपको पता ही है, ये सबसे ज्यादा तो बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, सबसे ज्यादा, लेकिन कुछ लेवल पर ये एस्ट्रोजन भी बनाता है। ये तो बनाता है बहुत ही ज्यादा, पर थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी बनाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में दो बातें आपको जाननी है इसकी लाइफ को लेके। इसकी लाइफ, इसकी लाइफ पता किससे डिसाइड होती है, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ किससे डिसाइड होती है, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ डिसाइड होती है शादी से। अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो इसकी लाइफ होगी मैक्सिमम 10 to 15 डेज ओनली। 10 से 15 दिन के बाद आपको मर जाएगा, दिखेगा ही नहीं ओवरी के अंदर, खत्म। अगर शादी नहीं हुई, अगर शादी हो गई तो इसकी लाइफ हो जाएगी बेटा 3 मंथ्स, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ है बच्चों वो किस पे डिपेंड कर रही है, मैरिज पे डिपेंड कर रही है। क्या बात समझ में आ रही है, कोई बच्चा इस बात का मुझे प्रूफ दे सकता है कि ये मैरिज पे कैसे डिपेंड कर रही है, बोलो। आप तो बोलते ही नहीं हो यार। देखो एक बात याद रखना बच्चों, जो कॉर्पस लुटियम यहाँ बना है उससे एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ध्यान रखना ये बात। अगर ये हार्मोन है ना, तो समझो वो लड़की प्रेग्नेंट। अगर ये हार्मोन देखो, आप ऐसे याद रख सकते हो, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से पीरियड्स, पी से प्रेगनेंसी, सुनो, है ना। अगर किसी लड़की की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बहुत ज्यादा, तो उसके पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से पीरियड्स, पी से प्रेगनेंसी। दोबारा से, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से पीरियड्स, पी से प्रेगनेंसी। अगर किसी लड़की के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा है तो उसके पीरियड्स बंद हो जाएंगे, बंद, और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसका मतलब जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसके पीरियड्स नहीं आते, है ना। अब अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई, मान लो वो 12th क्लास में, शादी नहीं हुई, तो उसके हर महीने पीरियड्स आएंगे। तो हर महीने पीरियड्स कैसे आएंगे, हर महीने ये बनेगा, 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन तो पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। तो लड़कियों के रेगुलर अगर पीरियड्स आ पाते हैं तो ध्यान रखना कॉर्पस ल्यूटियम बनता भी है, डीजनरेट भी होता है, बनता भी है, डीजनरेट भी होता है। अगला साइकिल, अगला पीरियड तभी आएगा जब ये डीजनरेट होगा। आपने पढ़ा भी होगा, देखो ये बना, फिर क्या हो रहा है, डीजनरेट, और फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इसके डीजनरेट होने से अगला साइकिल शुरू होता है बेटा। अगर ये डीजनरेट नहीं होगा तो अगला साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा।
अगला पीरियड्स अगला साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें इसको डिजनरेट करना पड़ता है। समझे बात को? अब तुम कहोगे सर आपने कहा, आपकी बात हमने मान ली कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो इसकी लाइफ 10 से 15 दिन है। शादी होगी तो 3 महीने क्यों है सर, 9 महीने क्यों नहीं है? सर प्रोजेस्टेरोन तो 9 महीने चाहिए, प्रेगनेंसी तो 9 महीने चाहिए, तो आप इसकी लाइफ 3 महीने क्यों बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ? इसको हार्मोन 3 महीने तक ही बनाना होता है। 3 महीने के बाद हार्मोन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेसेंटा की होती है। फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो फिर इसका काम नहीं होता, वो फिर प्लेसेंटा देखेगा अपना काम। समझे बात को? समझ में आ रही है बात या नहीं समझ आई? बोलो, समझ में आई क्या? हाँ। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यही ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसकी जो लाइफ है वो मैरिज पे डिपेंड करती है। अगर शादी हो गई, शादी हो गई तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। शादी नहीं हुई तो उतनी रहेगी जितनी होती है सबके अंदर। हर एक लड़की, इसको बोलते हैं बेटा टेम्परेरी ग्लैंड, ये टेम्परेरी ग्लैंड है। आपने सुना होगा आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बहुत सारी, वो हार्मोन निकालती हैं जिंदगी भर। ये बेटा हर महीने बनती है, खत्म हो जाती है, फिर बनती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर बनती है, फिर खत्म हो जाती है। इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी मानते हैं कुछ लोग, ठीक है? अब जब क्लास ओवर होने वाली है, अब जाके तुमने अपना ये ऑन किया, तुमने अपना कैमरा, है ना? इसको पहले भी तो ऑन कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? हैं? शालीमार बाग? हाँ बेटा। अच्छा, कैमरा तुम बंद इसलिए करते हो कि क्लास में थोड़ी बहुत मस्ती कर पाओ, ऐसा है? ऐसा है क्या? फिर कुछ सीखा तुमने आज? कुछ सीखा? सबने सीखा? मतलब तुम्हें ना, मतलब एंटरटेनमेंट भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए, ऐसा है ना? एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए, पढ़ाई कम चाहिए, दोनों इक्वल चाहिए, दोनों इक्वल चाहिए ना, है ना? अब क्लास में डांस कर करके पढ़ाएंगे क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। अब डांस कर करके पढ़ाएं, ऐसे बोले फोलिकल 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 कुछ भी करते रहे, है ना? तो कैसे बात बनेगी? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। टॉपिक को तो देखो उसी तरीके से कराया जाएगा ना जैसे टॉपिक होता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा हम तुम्हें मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं, की पॉइंट्स बताने हैं कि जो तुम्हें नया लगे, कुछ सीखने को मिले, है ना? अब जो चीज़ तुम्हें पता है वो दोबारा से बताएंगे तो तुम कहोगे सर हम तो बोर हो गए। कुछ नया बताने के लिए टाइम लगेगा, है ना? चलो देखो, हमने एक तरीके से डिफरेंस काफ़ी देख भी लिए, कुछ समझ भी लिया। अब इसके जो लास्ट टॉपिक बचते हैं हमारे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना? नेक्स्ट क्लास में। तो तुम इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना। इसकी एक क्लास और लेके फिर हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके। तो यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ के आना है, फिर हम आपसे मिलते हैं। क्या हुआ? एकदम से पूरा एक्साइटमेंट ऐसे है, भागना है क्या कहीं? चलो बच्चों, फिर यहाँ तक करते हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।